नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके भाई बीएस चंदेरिया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय। टॉपिक रहेगा राजस्थान का सामान्य परिचय का सामान्य परिचय। अब सामान्य परिचय में बात करेंगे राजस्थान के नामकरण से संबंधित कि कौन से समय राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था। जैसे राजस्थान को राजपूताना के नाम से जाना जाता था, राजस्थान, रजवाड़ा, राजस्थान, इसके अलावा मरुकांता प्रदेश या मरुकांतर प्रदेश और राजस्थाना द्वितीय के नाम से भी ये जाना जाता था। और आज़ादी के बाद में भी राजस्थान शब्द कब अस्तित्व में आया, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थियों बात करेंगे राजपूताना शब्द। और इस भौगोलिक क्षेत्र के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द दिया था जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में दिया था। और दिया था तो इसकी जानकारी का स्रोत क्या है, द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस एक पुस्तक है। और ये पुस्तक विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी थी। किसने लिखी थी? विलियम फ्रैंकलिन ने। इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1805। और इस पुस्तक का प्रकाशन 1805 में हुआ, जिसमें जानकारी मिलती है कि राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने किया। एक शब्द आता है इस भौगोलिक क्षेत्र के लिए राजपूताना। और राजपूताना शब्द का प्रयोग राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था इस भौगोलिक क्षेत्र के लिए? जॉर्ज थॉमस ने। किसने लिया था? जॉर्ज थॉमस ने प्रयोग किया था इस भौगोलिक क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द का। कब किया था? तो ये किया था 1800 ईस्वी में। इस भौगोलिक क्षेत्र का नाम दिया था क्या? राजपूताना। अब बात करेंगे कि राजपूत ये शब्द दिया था, इसकी जानकारी का स्रोत क्या है? जानकारी का स्रोत, जानकारी का स्रोत। तो जानकारी का स्रोत एक महत्वपूर्ण बुक है विद्यार्थियों, जिसका नाम क्या है? द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस। ध्यान देना विद्यार्थियों, द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ये किसका नाम है? पुस्तक का नाम है, जिसे जानकारी मिलती है कि जॉर्ज थॉमस ने इस भौगोलिक क्षेत्र का नाम क्या दिया था? राजपूताना दिया था। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक, अगर आपसे लेखक पूछे तो वो था विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन क्या था विद्यार्थियों? लेखक था। और इस पुस्तक का प्रकाशन अगर आपसे पूछे तो प्रकाशन हुआ था 1805 में। तो अपन बात करें कौन से शब्द की? राजपूताना शब्द। राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने किया। कब किया? 1800 ईस्वी में किया। जानकारी का स्रोत पूछे तो द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक का अगर आपसे क्या पूछे, लेखक पूछे, तो विलियम फ्रैंकलिन इसका क्या है? लेखक है। इस पुस्तक का प्रकाशन अगर आपसे पूछे तो 1805
1905 में इसका क्या हुआ था, प्रकाशन। इसके बाद में बात करते हैं विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण शब्द आते हैं राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़ा। इन शब्दों का प्रयोग किया था कर्नल जेम्स टोड ने। इन शब्दों का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया था 1829 में। कर्नल जेम्स टोड को विद्यार्थियों राजस्थान इतिहास का जनक भी कहा जाता है। इसे घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने महत्वपूर्ण 2 पुस्तकें लिखी थी। एक पुस्तक का नाम था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, और इसी बुक का नाम क्या था, उपनाम था द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कौन सी बुक का नाम था, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। बुक का उपनाम क्या है, द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस बुक को 2 भागों में प्रकाशित करवाया गया। प्रथम भाग के प्रकाशन की बात करें तो इसका प्रकाशन 1829 में हुआ। इसमें मेवाड़ के इतिहास की जानकारी मिलती है। द्वितीय भाग के प्रकाशन की अगर अपन बात करना चाहे तो इसका प्रकाशन हुआ था 1832 में। इसमें संपूर्ण राजपूताने के इतिहास का उल्लेख मिलता है। इसके बाद में अगर अपन बात करना चाहे कि जो दूसरी पुस्तक थी उसका क्या नाम था, द ट्रेवल्स एंड वेस्टर्न इंडिया। हाँ, द ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। और इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1839 में। कर्नल जेम्स टोड की पत्नी थी जूलिया, उसने इसका क्या करवाया था, प्रकाशन। क्योंकि कर्नल टोड की मृत्यु कब हो गई थी, 1845 में। टोड की क्या हो गई थी, 1835 में टोड की मृत्यु हो गई थी। अब 35 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु। बुक का प्रकाशन 39 में किसने करवाया, जूलिया ने करवाया। इस दूसरे बुक से जानकारी मिलती है, भारत के पर्यटन स्थलों की जानकारी मिलती है। अब इससे आगे पढ़ते हैं विद्यार्थियों। 3 शब्द हैं, राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़ा। राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़ा, इन तीनों का जो प्रयोग किया गया है, प्रयोग किसने किया, कर्नल जेम्स टोड ने किया। किसने किया था, कर्नल जेम्स टोड ने किया। किसने किया, कर्नल जेम्स टोड ने किया। और कब किया, इसने किया 1829 ईस्वी। कर्नल जेम्स टोड के उपनाम, अगर आपसे पूछे टोड के उपनाम तो इसे कहते हैं घोड़े वाला बाबा। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, घोड़े वाला बाबा। घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं। इसे राजस्थान इतिहास का, राजस्थान इतिहास का जनक भी कर्नल जेम्स टोड को माना जाता है। घोड़े वाले बाबा के नाम से भी ये फेमस है। और इसने राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़ी जैसे शब्दों का क्या किया था, प्रयोग किया था। अब बात करेंगे विद्यार्थियों, कर्नल जेम्स टोड ने 2 पुस्तकों का क्या करवाया था, प्रकाशन करवाया था। कर्नल टोड की 2 पुस्तकें।
कर्नल टॉड की दो पुस्तकें। जिनमें बात करेंगे, पहली पुस्तक कौन सी रहेगी विद्यार्थियों? पहली पुस्तक रहेगी द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। स्टेट ऑफ इंडिया, राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ये नाम था पुस्तक। इस पुस्तक का फिर उपनाम क्या पड़ा? उपनाम था विद्यार्थियों द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक का उपनाम अगर आपसे पूछे, नाम अगर आपसे पूछे तो विद्यार्थियों द एनल से एंड एंटिक्विटीज ऑफ इंडिया। द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ इंडिया। इस पुस्तक का क्या है विद्यार्थियों? नाम है। कौन सी पुस्तक का है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया का नाम क्या है? द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस बुक का प्रकाशन 2 भागों में हुआ था। इसका प्रकाशन 2 भागों में हुआ था। इसका प्रकाशन कितने भागों में हुआ था? 2 भागों में हुआ था। एक इसका जो भाग है वह है प्रथम भाग, प्रथम भाग, और एक है विद्यार्थियों कौन सा? द्वितीय भाग। ध्यान देना विद्यार्थियों, प्रथम भाग द्वितीय भाग। प्रथम भाग का प्रकाशन 1829 में हुआ था और इसमें मेवाड़ के इतिहास की जानकारी मिलती है। कौन से भाग की बात करें? प्रथम भाग। और प्रथम भाग का प्रकाशन ये हुआ था 1829 ईस्वी में। क्या जानकारी है इसमें? मेवाड़ का इतिहास, किसकी जानकारी मिलती है विद्यार्थियों? मेवाड़ के इतिहास की जानकारी मिलती है। द्वितीय भाग की अगर अपन बात करना चाहिए तो द्वितीय भाग का प्रकाशन 1832 में। द्वितीय भाग प्रकाशन इसका होता है 1832 ईस्वी में। द्वितीय भाग का प्रकाशन 1832 ईस्वी में, और इसमें जानकारी मिलती है संपूर्ण राजपूताने के इतिहास की जानकारी मिलती है। संपूर्ण
राजपूतानी के इतिहास की जानकारी मिलती है। संपूर्ण राजपूतानी के इतिहास की जानकारी मिलती है। आगे ध्यान देना विद्यार्थियों, दूसरी जो इनकी पुस्तक है उसके बारे में बातचीत करेंगे। द ट्रैवर्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। द ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, ये दूसरी पुस्तक थी। इस पुस्तक का प्रकाशन यह हुआ था 1839 में। इस पुस्तक का प्रकाशन 1839 ईस्वी। किसने किया? कर्नल जेम्स टॉड की पत्नी जूलिया ने। किसने किया था? कर्नल जेम्स टॉड की पत्नी जूलिया ने इस पुस्तक का प्रकाशन किया था, करवाया था। कब? 1839 में। अगर अपन बात करें कर्नल टॉड की मृत्यु की, तो कर्नल टॉड की मृत्यु कब हुई? कर्नल टॉड मृत्यु यह होती है 1845 में। कर्नल टॉड की मृत्यु 35 में हुई थी। कब हुई थी? 1835 में। कर्नल टॉड की मृत्यु कब होती है? 1835 में। और मृत्यु के बाद इसकी पत्नी ने ये पुस्तक को क्या करवाया था? प्रकाशित करवाया था। अब विद्यार्थियों, इस पुस्तक से जानकारी क्या मिलती है? इस पुस्तक से जानकारी मिलती है भारत के पर्यटन स्थलों का वर्णन मिलता है या जानकारी मिलती है। इस पुस्तक से जानकारी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है भारत के पर्यटन स्थलों की, भारत के पर्यटन स्थलों की जानकारी मिलती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट तथ्य है, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट तथ्य। अब अगले जानकारी के स्रोतों की अगर अपन बात करना चाहे तो विद्यार्थियों, वाल्मीकि की रामायण में इस भौगोलिक प्रदेश के लिए मरुकांता या मरुकांतरे शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि सिरोही के बसंतगढ़ शिलालेख में इस भौगोलिक क्षेत्र के लिए राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ध्यान देना विद्यार्थियों, सबसे पहले बात करेंगे वाल्मीकि की रामायण में इस भौगोलिक क्षेत्र, इसे वाल्मीकि की रामायण में इस भौगोलिक क्षेत्र के लिए मरुकांता या मरुकांतरे शब्द का प्रयोग किया
गया है। मारुकांता या मारुकांतर शब्द का प्रयोग किया गया, यानी वाल्मीकि की रामायण में किसका प्रयोग किया गया इस भौगोलिक क्षेत्र के लिए? मारुकांता या मारुकांतर शब्द का प्रयोग किया गया है। अब सिरोही के बसंतगढ़ शिलालेख में, सिरोही के बसंतगढ़ शिलालेख में सिरोही के बसंतगढ़ शिलालेख में लेख में किस शब्द का प्रयोग किया गया? राजस्थाना द्वितीय शब्द का। किसका? राजस्थाना द्वितीय शब्द का। राजस्थाना द्वितीय शब्द का प्रयोग किया गया है। अब इसके अलावा स्वतंत्रता के बाद राजस्थान शब्द का अस्थायी रूप से प्रयोग 25 मार्च 1949 को एकीकरण के 25 मार्च 1948 को एकीकरण के द्वितीय चरण में इसका प्रयोग किया गया था। इसके बाद में राजस्थान शब्द का स्थायी रूप से प्रयोग 30 मार्च 1949 को किया गया। राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता 26 जनवरी 1950 को मिली और राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आता है? 1 नवंबर 1956। और 1 नवंबर 1956 को ही राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में क्या हुआ था? पूर्ण हुआ था। ये नॉर्मल सी जानकारी है। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने थे इस समय गुरुमुखी निहाल सिंह, और सत्यनारायण राज समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया था। स्वतंत्रता स्वतंत्रता के बाद राजस्थान शब्द का अस्थायी रूप से प्रयोग अगर पूछे तो वो था 25 मार्च 1948 एकीकरण का द्वितीय चरण। कौन सा था? एकीकरण का द्वितीय चरण। द्वितीय चरण, एकीकरण का द्वितीय चरण। और द्वितीय चरण का अगर आपसे नाम पूछा जाए तो नाम था पूर्व राजस्थान। तो पूर्व राजस्थान आया तो राजस्थान नाम तो आया ही ना। तो अस्थायी रूप से प्रयोग कब हुआ? 25 मार्च 1948 को। राजस्थान शब्द का स्थायी रूप से प्रयोग, राजस्थान शब्द का स्थायी रूप से प्रयोग, स्थायी रूप से प्रयोग, और ये कब होता है? ये होता है 30 मार्च 1949 एकीकरण का चौथा चरण। एकीकरण का चौथा चरण, इसी में ही क्या हुआ था? स्थायी रूप से प्रयोग हुआ। स्थायी रूप से प्रयोग किसका? राजस्थान शब्द का। राजस्थान शब्द का स्थायी रूप से प्रयोग हो गया। राजस्थान शब्द का अगर अपन बात करना चाहे तो विद्यार्थियों वैधानिक रूप से या संवैधानिक रूप से राजस्थान शब्द का प्रयोग
संवैधानिक रूप से संवैधानिक रूप से राजस्थान शब्द का प्रयोग संवैधानिक रूप से कब किया गया, या संवैधानिक मान्यता कब मिली राजस्थान शब्द को? 26 जनवरी 1950 को। इन्हें राजस्थान शब्द को वैधानिक या संवैधानिक मान्यता कब मिलती है? 26 जनवरी 1950 को। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया। ये कब आता है? 1 नवंबर 1956 को। इसी दिन ही राजस्थान का क्या हुआ था? एकीकरण भी विद्यार्थियों क्या हुआ था? पूर्ण हुआ था। इसी दिन राजस्थान का क्या हुआ था? एकीकरण पूर्ण हुआ था। और इसी दिन ही राज्यपाल राज प्रमुख के पद को समाप्त करते हुए राज्यपाल पद का सृजन किया गया और राजस्थान का प्रथम राज्यपाल प्रथम राज्यपाल नाम है विद्यार्थियों गौरव मौके निहाल सिंह। ये था विद्यार्थियों राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय। लिख लो ये। अब बात करेंगे विद्यार्थियों राजस्थान की हिस्ट्री की। और राजस्थान की हिस्ट्री में सबसे पहले पढ़ेंगे राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। कौन सा पढ़ेंगे? राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। हिस्ट्री का टॉपिक रहेगा राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी? ये राजस्थान इतिहास में विभिन्न प्रकार के वंश पढ़ेंगे और उनमें ज्यादातर राजपूत वंश ही है। उनके पहले अपन बात करेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो राजपूतों की उत्पत्ति विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत है, या अलग अलग विद्वानों के विभिन्न मत है कि किस प्रकार से उत्पत्ति हुई थी। विभिन्न विद्वानों के अलग अलग या भिन्न भिन्न मत है। विद्वानों के भिन्न मत है। विभिन्न विद्वानों के भिन्न मत है। अब इनसे संबंधित एक सिद्धांत आता है अग्निकुंडीय सिद्धांत। और राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंडीय सिद्धांत की बात करें विद्यार्थियों तो ये सिद्धांत दिया था चंद बरदाई ने।
अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो। और इस पृथ्वीराज रासो के अनुसार देखे तो ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर क्या किया था, यज्ञ किया था। उस यज्ञ से क्या हुए थे, 4 योद्धा उत्पन्न हुए थे। और सबसे पहले योद्धा उत्पन्न होने वाला है वो है गुर्जर प्रतिहार, दूसरा था परमार, तीसरा था चालुक्य, और चालुक्य को सोलंकी भी कहते हैं, चौथा था चौहान, और चौहान को चाहेमान के नाम से भी जाना जाता था। यानी ऐसा माना जाता है कि ये इनको इन कर्म के रूप में यज्ञ से उत्पन्न किए थे 4 योद्धाओं को। क्योंकि यहाँ पृथ्वी पर जाति फरता और विभिन्न समाजों के लोगों में आपसी कलह झगड़े बहुत ज्यादा फैल गए थे, और इन योद्धाओं को उत्पन्न करके पृथ्वी पे शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस प्रकार का यज्ञ किया था। किसने, ऋषि वशिष्ठ या मुनि वशिष्ठ ने। तो इस प्रकार के 4 योद्धा उत्पन्न हुए थे। और अग्निकुंडीय जो सिद्धांत है, इसी के कारण राजपूतों को चंद्रबरदाई ने क्या बताया, अग्निवंशीय बताया। राजपूतों को क्या बताया, अग्निवंशी। इस प्रकार की ये जानकारी मिलती है। वैसे माउंट आबू पर्वत नाम है वर्तमान में, पहले नाम क्या था, आबू पर्वत था। पहले नाम क्या था, आबू पर्वत। वर्तमान में माउंट आबू कहते हैं, क्योंकि माउंट नाम के माउंट का अर्थ अंग्रेजों ने माउंट नाम दिया था। माउंट का अर्थ क्या होता है, पर्वत, यानी ऊंचे ऊंचे पर्वत थे तो नाम दे दिया माउंट। और क्षेत्र का नाम पहले क्या था, आबू। और आबू ये जो शब्द है संस्कृत के अर्बुद शब्द से बना है। और अर्बुद शब्द का मतलब क्या होता है, उभरा हुआ भाग, उभरा हुआ यानी ऊंचा। अर्बुद का अर्थ क्या होता है, उभरा हुआ भाग या गांठ नुमा भाग को अर्बुदे कहा जाता है। अब उभरा हुआ भाग है, ऊपर उठा हुआ भाग है, तो वो भी पर्वत होता है। और माउंट का अर्थ भी क्या होता है, पर्वती। तो दोनों पढ़ते हैं माउंट आबू, मतलब है दोनों का अर्थ क्या होता है, पर्वत ही होता है। क्योंकि अंग्रेजों ने आबू ये समझा कि भाई आबू जो गांव है, क्षेत्र है, और इस क्षेत्र के आगे क्या जोड़ दिया, माउंट। समझ भाई, जबकि दोनों का अर्थ क्या होता है, पर्वत ही होता है। तो राजपूतों की उत्पत्ति का जो पहला सिद्धांत की बात करेंगे वो है चंद्रबरदाई का है अग्नि कुंडीय सिद्धांत। चंद्र या चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई क्या नाम है, चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई का ग्रंथ है कौन सा, पृथ्वीराज रासो। कौन सा ग्रंथ है विद्यार्थियों, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में क्या लिखा हुआ मिलता है, राजपूतों का अग्निकुंडीय सिद्धांत दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है, राजपूतों का अग्निकुंडीय सिद्धांत। इस बुक में क्या है, राजपूतों का अग्नि कुंडीय सिद्धांत। राजपूतों का अग्नि कुंडीय सिद्धांत है, इसमें दिया हुआ मिलता है। किसमें दिया हुआ मिलता है विद्यार्थियों, पृथ्वीराज रासो। इस ग्रंथ के अनुसार ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया। उस यज्ञ से 4 योद्धाओं को उत्पन्न किया। सबसे पहले किया गुर्जर प्रतिहार, फिर परमार, फिर चालुक्य। इन 3 को उत्पन्न कर दिया। तीनों से पृथ्वी पर शांति व्यवस्था नहीं बन पाई, तो फिर चौथा योद्धा अस्त्र शस्त्रों से निपुण योद्धा चौहान का क्या किया, निर्मित किया। यानी चौथा योद्धा प्रकट करवाया, कौन सा, चौहान।
तो इनका कई बार एग्जाम में क्रम भी पूछ लेते। इस ग्रंथ के अनुसार, इस ग्रंथ के अनुसार एक व्यक्ति का नाम था ऋषि वशिष्ठ। क्या नाम था? ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया। वो भी कैसा? अग्नि यज्ञ। अग्नि यज्ञ किया। ध्यान देना विद्यार्थियों, इस ग्रंथ के अनुसार ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर अग्नि यज्ञ किया। इस यज्ञ से 4 योद्धा उत्पन्न किए। इस यज्ञ से 4 योद्धा उत्पन्न हुए। 4 योद्धा उत्पन्न हुए। और वो 4 योद्धा कौन कौन से थे? अगर आपसे क्रम से पूछे तो सबसे पहले थे गुर्जर प्रतिहार। कौन आए थे? गुर्जर प्रतिहार इस अग्नि यज्ञ से उत्पन्न हुए थे। दूसरे नंबर पे आते हैं परमार उत्पन्न योद्धा उत्पन्न हुआ था। तीसरे पे आता है चालुक्य। चालुक्य, और चालुक्य को कहते हैं सोलंकी। क्या कहा जाता है? सोलंकी कहा जाता है। और चौथा योद्धा था चौहान। चौथे योद्धे क्या नाम था? चौहान। इन्हीं के नाम पर राजपूतों के ये वंश बन गए थे। फिर चौहान या चाहेमान, चौहान या चाहेमान। इस यज्ञ से 4 योद्धा उत्पन्न हुए थे। कितने योद्धा उत्पन्न हुए थे? 4। यज्ञ किसने किया? ऋषि वशिष्ठ ने। कहाँ किया? आबू पर्वत। वर्तमान में क्या कहते हैं? माउंट आबू। माउंट का अर्थ भी क्या होता है? पर्वत। और आबू का अर्थ भी क्या होता है? पर्वत। क्योंकि आबू शब्द संस्कृत के अर्बुद शब्द से पढ़ा है, बना है। और अर्बुद शब्द का मतलब ही क्या होता है? उभरा हुआ भाग या गांठ नुमा आकृति। तो ये ऐसी आकृतियां कहाँ होती है? पर्वतों की होती है। तो 4 योद्धा सबसे पहले 1 नंबर पे उत्पन्न किया किसको? गुर्जर। दूसरे को परमार, तीसरा, चौथा। तो इस प्रकार से राजपूतों की उत्पत्ति बताइए किसने? अग्निकुंडीय सिद्धांत में किसने? चंद बरदाई ने। अब इस सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन कौन से? एग्जाम का ये क्वेश्चन आता है। इस सिद्धांत का समर्थन देने वाले विद्वान, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राजपूतों के अग्निकुंडीय सिद्धांत का समर्थक विद्वान है। तो कौन कौन से हैं? एक तो है मोहनोते नैणसी। एक आएगा जोधराज। मोहनोत नैणसी ने तो आपको पता है कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी। एक तो नैणसी ख्यात है, और एक मारवाड़ रा परगनारी विगत, जिसे राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। ये महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। कौन? मोहनोते नैणसी। दूसरा था जोधराज ने हमीर रासू लिखा गया। हाँ,
और इसके अलावा तीसरा समर्थन करने वाला व्यक्ति था सूर्यमल मिशन। सूर्यमल मिशन ने भी क्या किया था, इस सिद्धांत का विद्यार्थियों समर्थन किया था। सूर्यमल मिशन ने भी महत्वपूर्ण बुकें लिखी है, एक तो वंश भास्कर है और एक वीर सतसई। ये महत्वपूर्ण है बुक है, किसकी है, सूर्यमल मिशन की। इसके अलावा एक व्यक्ति, मतलब इन तीन लोगों ने तो इस सिद्धांत का प्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया था, से समर्थन। जबकि एक विदेशी व्यक्ति था, नाम था कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने इस सिद्धांत का समर्थन किया था अप्रत्यक्ष रूप से। किसने किया था, अप्रत्यक्ष रूप से इस सिद्धांत का क्या किया था, समर्थन किया था। अब इससे आगे अगर अपन विद्यार्थियों बात करना चाहिए, दूसरा विद्वान आता है नैनचंद्र सूरी। अच्छा, ये अग्निकुंड से उत्पन्न होने के कारण चंद्रबरदाई ने राजपूतों को अग्निवंशी बताया है। क्या बताया चंद्रबरदाई ने राजपूतों को, चंद्रबरदाई ने राजपूतों को क्या बताया है, अग्निवंश। अग्निवंशी बताया है, राजपूतों को अग्निवंशी बताया। अब एक व्यक्ति आता है नैन, व्यक्ति का नाम है नैन चंद्र सूरी। ये राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताता है, सूर्य से। नैन चंद्र सूरी राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताता है, उत्पत्ति बताता है सूर्य से, कि राजपूतों की उत्पत्ति सूर्य से हुई है, ये बात कहता है। इसलिए नैनचंद्र सूरी इनको क्या मानता है, सूर्यवंशी मानता है। या नैनचंद्र सूरी के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति सूर्य से हुई है, इसलिए ये क्या है, सूर्यवंशी है। क्या है, सूर्यवंशी। एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है वी.ए. स्मिथ। वी.ए. स्मिथ कहता है ने राजपूतों को हूणों की संतान बताया है, कि उत्पत्ति किनसे हुई है, इनके हूणों से। वी.ए. स्मिथ के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति, यानी क्या बताया इनको, हूणों की संतान, हूणों की संतान बताया कि राजपूतों की उत्पत्ति किनसे हुई है, हूणों से हुई है। ये राजपूत किनके हैं, हूणों के ही संतान है। यानी राजपूतों की उत्पत्ति हूणों से बताई, यानी हूणों की संतान है कौन है, राजपूत वी.ए. स्मिथ। सी.वी. वैद्य क्या कहता है, सी.वी. वैद्य ये क्या कहता है, इस बारे में ध्यान देना विद्यार्थियों। और सी.वी. वैद्य कहता है कि राजपूतों की उत्पत्ति विशुद्ध भारतीयों से हुई है। कैसे हुई है, उत्पत्ति कैसे होती है, विशुद्ध भारतीयों से हुई है, से हुई है। वेद्य कहता है विशुद्ध, ऐसे याद रख लेना, वेद्य विशुद्ध, वेद्य से विशुद्ध, यानी वेद्य कहता है विशुद्ध भारतीयों से हुई है। एक आता है भंडारकरे ब्राह्मण, भंडारकरे ब्राह्मण यानी विदेशी ब्राह्मणों से उत्पत्ति बताता है भंडारकर। कुछ आइडिया रख लो, वेद्य विशुद्ध भारतीय, वेद्य विशुद्ध भारतीयों से हुई है, ये बताता है। ये भंडारकरे ब्राह्मण यानी विदेशी ब्राह्मणों से बताता है उत्पत्ति।
कि राजपूतों की उत्पत्ति। एक व्यक्ति है डॉक्टर भंडारकर, उत्पत्ति किससे बताता है? राजपूतों की उत्पत्ति बताता है विद्यार्थियों ये विदेशी ब्राह्मणों से, विदेशी ब्राह्मणों से राजपूतों की क्या बताई गई है? उत्पत्ति। इसके अलावा एक व्यक्ति है G.H. ओझा। कौन है? G.H. ओझा, G.H. ओझा। हाँ, ये G.H. ओझा क्या बताता है कि राजपूतों की उत्पत्ति वैदिक आर्यों से हुई है। कैसे हुई है? उत्पत्ति किससे होती है विद्यार्थियों? वैदिक आर्यों से, वैदिक आर्यों से हुई है। तो वैदिक आर्यों से हुई है, ये बात कौन बताता है विद्यार्थियों? G.H. ओझा। कर्नल टोड क्या कहता है कि विदेशियों से हुई है, राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जाति से हुई है। कर्नल टोड, कर्नल टोड क्या बताता है कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताता है? विदेशी जाति से, विदेशी जाति से। और विदेशी जाति में भी कौन है? शके, कुषाणी, शके, कुषाणी, इन जातियों से क्या मानी जाती है? उत्पत्ति मानी जाती कि शक या कुषाण जाति से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। ये बात कहता है कौन? कर्नल जेम्स टॉड। अब एक ताम्र पत्र है, ब्रॉन्ज से गुर्जर ताम्र पत्र, और उस ताम्र पत्र में इनको किनकी क्या यूची जाति का वंशज माना गया? एक आता है ताम्र पत्र, नाम है ब्रॉन्ज से गुर्जर ताम्र पत्र में राजपूतों का यूची जाति का वंशज मानते हुए, यूची जाति का वंशज मानते हुए, यूची जाति का वंशज मानते हुए, यूची जाति का ब्रॉन्ज गुर्जर ताम्र पत्र में राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए कुषाणों से उत्पत्ति का संबंध कनिंघम ने जोड़ा, कनिंघम ने कहा कि ये तो यूची जाति के वंशज है। क्या है? यूची जाति के वंशज है, और यूची जाति कुषाणु से संबंधित है, इसलिए कुषाणु से संबंधित जोड़ दिया। ब्रॉन्ज गुर्जर ताम्र पत्र में राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए कुषाण से उत्पत्ति का संबंध कनिंघम ने जोड़ दिया कि यूची जाति के वंशज है, इसलिए क्या है? ये कुषाणी थी। कौन है? राजपूत। तो विद्यार्थियों, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे।